गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं मनोज पवार एक बार फिर भानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मिशन रीड हिस्ट्री सीरीज हमारी पूरी हो चुकी है और उसी क्रम में पॉलिटिकल साइंस पोर्शन पर चल रहे हैं हम, और उन दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो इस रीड सिलेबस में नए जुड़े हैं, और जो भी सिलेबस में नया टॉपिक जुड़ता है मान के चलिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम के अंदर निश्चित तौर पर आते ही आते हैं। तो कल के वीडियो में हमने देखा है सामाजिक न्याय, काफ़ी अच्छे से उसको समझने का प्रयास किया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी रीड सिलेबस का एक नया टॉपिक है, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। देखिएगा, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। देखिएगा, इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे हम। भारत के संदर्भ में क्या स्थिति रही, विश्व स्तर पर क्या रही, भारत में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान इससे जुड़े हुए और कौन कौन से संसदीय प्रावधान या अधिनियम बनाकर संसद ने कौन कौन से नई व्यवस्थाओं को देश में लागू किया, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण से संबंधित। अगर इस सारी विषय वस्तु को इन मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत हम देख करके पढ़ ले, अध्ययन कर ले, तो हमारा ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, बात करूंगा मैं पृष्ठभूमि की। जिस प्रकार कई देशों ने अपने देश में, और मुख्य रूप से जहां अपना संविधान बना हुआ है उस संवैधानिक व्यवस्था के अंदर मानव अधिकारों को लेकर के, जैसे हमारे संविधान की बात करें तो भाग 3 जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जहां मनुष्य या नागरिकों के मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। तो उसी क्रम में ये आवश्यकता महसूस की गई कि जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए भी कुछ अधिकार निर्धारित होने चाहिए, उनके अधिकार मिलने चाहिए, प्लस उन अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। विश्व स्तर पर इस तरह की बात उठी और इस प्रकार की मांगे उठने के ही क्रम में देखेंगे हम। सबसे पहले एक डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 20 नवंबर। 20 नवंबर क्या है तो अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस। क्या है देखेंगे पहले, अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस। अगर हम भारतीय बाल दिवस की बात करें, राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करें, तो वो रहता है हमारा 14 नवंबर को। देखिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री बच्चों के चहेते चाचा नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत ने अपना बाल दिवस मनाना तय कर लिया था, बाल दिवस मनाना प्रारंभ कर लिया था 14 नवंबर को। ठीक है साहब, तो इंपॉर्टेंट डेट निकल करके आती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20 नवंबर, और वर्ष है 1954, यानी कि 1954 20 नवंबर को प्रथम अंतरराष्ट्रीय कह दीजिए प्रथम बाल दिवस मनाया गया। प्रथम बाल दिवस कब मनाया गया, 20 नवंबर 1954 को प्रथम बाल दिवस मनाया गया। और इसकी अगर हम बात करें तो रूपरेखा कह दीजिए या इसके पीछे कौन व्यक्ति था, तो वी.के. कृष्ण मेनन। वी.के. कृष्ण मेनन ये वो व्यक्ति है जिसके प्रयासों से या जिसके क्रियाकलापों के फलस्वरूप इस प्रकार की स्थिति सामने आती है 20 नवंबर अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में। चलिएगा, फिर देखिएगा, वही डेट रहेगी, वर्ष बदलते रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रयासों को हम आसानी से समझ पाएंगे। 20 नवंबर 1959, वर्ष 1959 में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जिसको हम कह सकते हैं यूएन महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की है। अभी क्या हुआ है साहब, बाल अधिकारों की घोषणा, यानी बाल अधिकारों से संबंधित घोषणा यूएन द्वारा, महासभा द्वारा कब की गई, तो 20 नवंबर 1959 को। देखिएगा, उसी क्रम में आगे वही डेट 20 नवंबर 1989 क्या होता है इस दिन, यूएन द्वारा या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इन बाल अधिकारों के संदर्भ में एक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है और उस अधिवेशन में इन बाल अधिकारों को स्वीकार कर लिया जाता है। बाल अधिकार स्वीकार। देखिएगा, 2 तरह की तथ्य सामने आ रहे हैं। बाल अधिकारों की घोषणा यूएन महासभा द्वारा 20 नवंबर 1959 और महासभा द्वारा बाल अधिकारों को स्वीकार कब किया गया, 20 नवंबर 1989।
ठीक है साहब। तो इस प्रकार से यहां दो तिथियां और दो तिथियों से रिलेटेड फैक्ट निकल करके आते हैं। चलिएगा आगे इसी क्रम में 11 दिसंबर 1992 क्या है इस दिन? इस दिन इन बाल अधिकारों की जो घोषणा हो चुकी थी, जिसे यूएन महासभा ने स्वीकार कर लिया था 1989 में, उन्हीं बाल अधिकारों के संदर्भ में भारत भी अपनी सहमति दे देता है। भारत की सहमति, बाल अधिकारों से संबंधित जो अधिकार हैं, बालकों से संबंधित उन अधिकारों के संदर्भ में भारत की सहमति की दिनांक रहती है 11 दिसंबर 1992 और यहां पर अब तक 196 सदस्य या देश हस्ताक्षर कर चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं। एक ऐसा देश विश्व शक्ति, बिल्कुल बात कर रहा हूं मैं अमेरिका की, अमेरिका हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए। हस्ताक्षर नहीं करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। सदस्य संख्या कितनी है? 196। भारत ने उस व्यवस्था पर स्वीकार कब किया है, सहमति कब प्रकट की है? हस्ताक्षर करके 11 दिसंबर 1992। चलिएगा इसी क्रम में आगे एक और इंपॉर्टेंट बात जहां से प्रश्न निकल करके आ सकता है कि इस पूरी व्यवस्था के अंदर बच्चों को क्या मान करके मानवाधिकार से जोड़ा गया है? बच्चों को क्या माना है? वयस्कों की भांति, यानी बच्चों को वयस्क मानते हुए उनके लिए भी मानवाधिकार की व्यवस्था, मानवाधिकार वयस्क मानते हुए मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं। और ये जो संधि की व्यवस्था बनी है, पूरी सारी व्यवस्था, उसके अंदर कुल 54 अनुच्छेद हैं। तो देखिएगा बाल अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जो घोषणाएं हुई हैं, बाल अधिकारों को जो स्वीकार किया गया, उस संदर्भ की जो संधि है उसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 54। 11 दिसंबर 1992 196 सदस्य देशों के साथ भारत भी अपनी सहमति दे देता है। अब चलिएगा इसी क्रम में देखते हैं, विश्व स्तर पर हमने देख लिया, अब भारत में क्या हो रहा है? बाल अधिकार और बाल संरक्षण के संदर्भ में भारत में क्या होता है? डेट याद रखिएगा 11 दिसंबर 1992। चलिएगा तो इसी क्रम में भारत में क्या क्या हुआ देखिएगा। सबसे पहली बात कि बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2005 को। देखिएगा डेट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी, 20 जनवरी 2006 लागू होने की डेट। और अधिनियम कौन सा है? बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2005। और देखिएगा अधिनियम बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2005 20 जनवरी 2006 को लागू होता है। और इसी क्रम में एक ऐसे आयोग की गठन या आयोग का गठन किया जाता है जिसका मूल कार्य रहेगा बाल अधिकार और बाल संरक्षण। देखिएगा इसको हम आयोग को किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। संरक्षण आयोग इसकी स्थापना कब होती है? 5 मार्च 2007। सारे तथ्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा इस आयोग में क्या व्यवस्था की गई है? 1+6, एक अध्यक्ष रहेगा और 6 रहेंगे सदस्य। और इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं, कम से कम 2 महिलाएं अनिवार्य रहेंगी। कम से कम 2 महिलाएं यहां अनिवार्य रूप से शामिल होगी सदस्यों में। अब बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, यानी केंद्र सरकार इस आयोग की नियुक्ति करता है। और साथ ही साथ इसके जो सदस्य हैं वह पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। अब बात करूंगा मैं कार्यकाल की। जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 की आयु, और सदस्यों की बात करें कार्यकाल वही 3 वर्ष और 60 की आयु। फर्क सिर्फ 60 और 65 का है, सदस्यों के लिए 60 वर्ष और
अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष की आयु रहेगी। पुनर्नियुक्त तो हो सकते हैं ये आयोग के सदस्य और केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करता है। अब देखिएगा, अगर बात हो ही रही है आयोग की तो जहां से प्रश्न निकल करके आ सकता है, इस आयोग के यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। उनका नाम है शांता सिन्हा। और शांता सिन्हा क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? अध्यक्ष तो है प्रथम, साथ ही साथ 2003 की मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? 2003 में शांता सिन्हा, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्षा है। चलिएगा आगे देखेंगे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है स्तुति काकर वर्तमान अध्यक्ष है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के। चलिएगा इसी क्रम में एक और चीज जहां से प्रश्न निकल करके आ सकता है, राजस्थान में इस प्रकार के आयोग का गठन कब होता है? 2010 में। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसी प्रकार से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान के अंदर कब अस्तित्व में आया? 2010 में। और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो संगीता बेनीवाल इसकी अध्यक्ष हैं। चलिएगा आगे इसी क्रम में ये रहेगा सर पास्ट बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के पास्ट में पृष्ठभूमि में क्या रहा, वे तथ्य जहां से प्रश्न बहुत से बनते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। अब बात करूंगा भारतीय संविधान में वे कौन कौन से प्रावधान हैं। एक प्रावधान ऐसा है जिसका हमने कल उस पर चर्चा करी थी, जब आएगा तब मैं बताऊंगा कि वो सामाजिक न्याय में कहां पर आया था। तो उन संवैधानिक प्रावधानों की बात करूंगा, संवैधानिक प्रावधान जो भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं अनुच्छेद 15(3) की। अनुच्छेद 15 मूल रूप से क्या कहता है? जाति, धर्म, भाषा, लिंग या किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। फिर उसके अंदर काफी सारे सब आर्टिकल्स दे रखे हैं, 15, 1, 2, 3 इस प्रकार से। तो कल हमने सामाजिक न्याय वाले वीडियो में देखा था 15(3) आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि राज्य जो है वो स्त्री व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान यानी राज्य के पास अगर उचित संसाधन है तो राज्य बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था भी कर सकता है। अनुच्छेद 15(3). चलिएगा अगले अनुच्छेद पर आता हूं, अनुच्छेद 21 का। देखिएगा 3 अनुच्छेद में एक साथ में आपको यहां बताऊंगा, ये अपने मूल अधिकारों से संबंध है। अनुच्छेद 45 जिसका संबंध नीति निर्देशक तत्वों से है, और एक अनुच्छेद है 51 का 11वां। देखिएगा तीनों को एक साथ समझते हैं। इन तीनों के संदर्भ में एक चीज पहले तो क्लियर कर लेते हैं, 86वां संविधान संशोधन 2002 और संबंध किससे है? आरटीई यानी शिक्षा से संबंधित वे अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो मूल अधिकारों में 21 का 86वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 51 क में 11वां यानी कि 10 मूल कर्तव्य तो जोड़ दिए गए थे 42वें संशोधन द्वारा, लेकिन उसी में एक 11वां और मूल कर्तव्य जोड़ा गया अभिभावकों के लिए जिसका संबंध है बच्चों से। देखिएगा किस प्रकार से 21 क क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा मिले, यानी ये अधिकार है 21 के अंतर्गत ही 21 का बच्चों का मूल अधिकार है कि उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। 45 क्या कहता है? 45 में व्यवस्था किसके लिए? राज्यों को निर्देशित किया गया है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। निःशुल्क शिक्षा यानी राज्य को निर्देशित कर दिया। और 51 का 11वां मूल कर्तव्य क्या कहता है? अभिभावक
पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए, कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करावे, उपलब्ध करावे, ये आपका मूल कर्तव्य है। 11वां, तो तीनों का संबंध किससे है? आरटीई से, 86वां संविधान संशोधन 2002 और बच्चों की शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद। यहां पर मैंने ये बात क्लियर कर दी। अब बात करेंगे अगले अनुच्छेद की। देखिएगा अगला अनुच्छेद, इससे संदर्भ ये प्रश्न हो सकता है ना कि बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए कौन कौन से अनुच्छेद हैं, बताइए साहब। ऑप्शन में दे दिए जाए 3 4, जिसमें से 3 का संबंध हो, जो मैंने तीनों आपको बता दिए। अब देखिएगा अगले अनुच्छेद पर आता हूं, अनुच्छेद 24। ये बिल्कुल अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। तो अनुच्छेद 24 क्या बात करता है? बाल श्रम निषेध की, यानी कि बच्चों को पहले तो व्यवस्था की गई कि खतरनाक उद्योगों में या कारखानों में न लगाया जाए, लेकिन अब यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी हाल में किसी भी प्रकार के कार्य में लिप्त नहीं करवाया जा सकता, लगाया नहीं जा सकता। अब बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व में ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39F। क्या कहता है? कल भी इसके बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि उसका संबंध नहीं था तो मैंने उसको नहीं क्लियर किया। 39 को, सॉरी, इसको 39 को हमने नीति निर्देशक तत्व में देखा था, महिला और पुरुष के संदर्भ में कि समान आजीविका के अवसर प्राप्त हो सके, समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर महिला और पुरुष दोनों के स्वास्थ्य और उनकी जो ऊर्जा है उसका सदुपयोग हो, इस प्रकार के प्रावधान अनुच्छेद 39 के अंदर है। तो वही 39F क्या कहता है कि बच्चों की जो आयु है, जो अवस्था है, जिसको कहा जाता है सुकुमार अवस्था, बच्चों की अवस्था कौन सी है? सुकुमार अवस्था, उसका दुरुपयोग न हो, दुरुपयोग ना हो, ये नीति निर्देशक तत्व में है। और साथ ही साथ बच्चों के साथ में नैतिक व आर्थिक शोषण ना हो, ये निर्देशित किया है सरकार को नीति निर्देशक तत्व 39F के द्वारा। तो ये कुछ वो प्रावधान है जिनका वर्णन हमारे संविधान में मिलता है, जिनका संबंध बच्चों से है, बालकों के संरक्षण से है। कुछ अनुच्छेद जो मूल संविधान में थे और कुछ को बाद में संशोधनों द्वारा जोड़ा गया। अब बात करूंगा मैं उन प्रावधानों की जो संसदीय प्रावधान कहे जा सकते हैं, यानी संसद ने अधिनियम के द्वारा ऐसे प्रावधानों की व्यवस्था की है जिनका संबंध बच्चों से है। मूल रूप से कौन कौन से वो प्रावधान रहेंगे चलेगा, जिनको हम संसदीय प्रावधान कह सकते हैं, संसदीय या वैधानिक प्रावधान। विधान बनाकर, बिल्कुल सही बात है, संसद द्वारा कानून या अधिनियम बनाकर के कौन कौन से प्रावधान किए गए बच्चों से संबंधित। तो सबसे पहले देखिएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। राष्ट्रीय एक आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी मैंने पहले ही बता दिया है, 5 मार्च 2007 को। 1+6 सदस्य, जिसमें से 2 सदस्य अनिवार्य रहेंगी। नियुक्ति पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। 60 और 65 जो अधिकतम आयु तय की गई है, इस प्रकार की बातें मैंने आपको बता दी थी, शांता सिन्हा। तो पहला यही प्रावधान रहता है, संसदीय प्रावधान क्या रहता है? एक आयोग का गठन 5 मार्च 2007, राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग। राज्य बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग राजस्थान में 2010, और जिसकी अध्यक्षा कौन है? तो संगीता बेनीवाल। चलिएगा दूसरा प्रावधान क्या है? सेकंड प्रावधान, बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 देश में लागू कब से हुआ? ये 1 नवंबर 2007 से, यानी कि बच्चों की आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष। ये बालिका यानी लड़की की आयु है, और ये लड़के की आयु में प्रारंभिक आयु में कुछ अंतर था, लेकिन इसको हम प्रभावी मानते हैं 2007 से। वर्तमान में व्यवस्था है 18 वर्ष बालिका की आयु और 21 वर्ष बालक की आयु विवाह के लिए। इससे कम उम्र के बालक और बालिका का अगर विवाह किया जाता है तो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा, और उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। चलिएगा आगे अगले
संसदीय या वैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि काफी कुछ चीजें यहाँ पर समझानी रहेंगी जिनसे संबंधित प्रश्न निकल करके आएंगे। देखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत को महसूस किया गया कि साहब बच्चों का शोषण ना हो, बच्चों को उनके अधिकार मिले, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य और कुछ समय से ये महसूस किया जा रहा है कि बच्चों के प्रति जो लैंगिक अपराध है उनकी मात्रा या उनकी संख्या काफी अधिक होती जा रही है। काफी सारी घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं जहां पर कम उम्र के बच्चों के साथ में लैंगिक अपराध जैसी घटनाएं सुनने में आती है। सुनने में भी बहुत गंदा लगता है, बहुत ये कह सकते हैं कि एक इस प्रकार की फीलिंग आती है कि इस तरह कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन समय वर्तमान में ऐसी चीज घटनाएं हम लोग रोज सुनते आ रहे हैं। तो उन घटनाओं को कम करने या उनको रोकने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लेकर के आई है, बहुत अच्छा अधिनियम लेकर के आई है, जिसको हम शॉर्ट में देखते हैं किस नाम से, पॉक्सो। पॉक्सो और पॉक्सो जो है उसका हम देखेंगे ये अधिनियम कब आता है, 2012 में, पॉक्सो 2012। और पॉक्सो को अगर अंग्रेजी में इसका विस्तारित रूप समझना चाहें तो क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम sexual offenses, sexual offenses। देखिएगा, ये रहेगा अंग्रेजी नाम। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि टॉपिक नया है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न निकल करके हमारे एग्जाम या क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस देखिएगा। और हिंदी में अगर इस अधिनियम की बात करें तो लैंगिक अपराधों से, लैंगिक अपराधों से, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बालकों का संरक्षण, यानी कि बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों की संख्या को कम करने और नियंत्रित करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम लाया गया 2012 के अंदर। चलिएगा साहब, आगे बात करूंगा। इसके अंदर कुछ संशोधन हुए थे 2016 में, 2016, ठीक है साहब। और सॉरी, इसके अंदर जो संशोधन हुए, मूल रूप से इसके अंदर जो संशोधन आते हैं बाल श्रम के अंदर 2016, यहाँ 2019 में संशोधन आता है और इसके बाद इसको काफी स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। पॉक्सो एक्ट को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया। जो घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं उनके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए क्या स्थिति बनती है, देखिएगा। पॉक्सो में 2019 के अंदर संशोधन क्या आता है, संशोधन ये आता है कि अगर वो बच्चा, वो बालक, ठीक है ना, बालक से ही मैं संबोधित कर रहा हूं, बालक बालिका जो भी है, 16 वर्ष से अगर उसकी आयु कम है, 16 वर्ष से कम, और उसके साथ में लैंगिक अपराध होता है, यौन हमला होता है, तो ऐसे व्यक्ति को, जो दोषी व्यक्ति है, उसे 20 वर्ष का कारावास या उम्र कैद प्लस जुर्माना, यह व्यवस्था की गई है साहब। 2019 के अंदर इसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया। और देखिएगा, सबसे बड़ी चीज, अगर उस बालक की आयु 12 वर्ष से कम है तो अपराधी को सीधे मृत्यु दंड। इस प्रकार की व्यवस्था 2019 में पॉक्सो में संशोधन के द्वारा की गई। 12 वर्ष से कम उम्र का अगर बालक है, बच्चा है, तो उसके साथ लैंगिक हमला या लैंगिक अपराध करने वाले व्यक्ति को सीधे मृत्यु दंड और होना भी चाहिए। बिल्कुल सही डिसीजन रहा 2019 संशोधन के द्वारा। चलेगा, अब बात करूंगा मैं अगले संसदीय या वैधानिक प्रावधान की। क्या रहता है, कब आता है अस्तित्व में, क्या व्यवस्था रहती है, देखिएगा। उसे हम देखते हैं किस नाम से, देखेंगे किशोर न्याय, किशोर न्याय से देख सकते हैं देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम कब अस्तित्व में आता है, 2015 के अंदर।
देखिएगा महत्वपूर्ण जो अधिनियम है संसद द्वारा पारित, उन्हीं की बात कर रहा हूं 2015, इसे राष्ट्रपति द्वारा भारत के अंदर मंजूरी कब मिलती है, डेट इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2015 को इसको मंजूरी मिल जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। और पूरे देश के अंदर लागू कब होता है ये व्यवस्था, तो 15 जनवरी 2016 से लागू, 15 जनवरी 2016 से ये चीज लागू हो जाती है देश के अंदर, जिसको हम जानते हैं किस अधिनियम के रूप में, किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015। और 15 जनवरी 2016 को ये पूरे देश में लागू हो जाता है, जिसके अंदर 10 अध्याय इस अधिनियम में प्लस 10 अध्याय व धाराएं कितनी है, 112 धाराएं के साथ में अधिनियम देश में लागू हो जाता है। अब देखिएगा इस कैटेगरी के अंदर बच्चे कौन से आते हैं, तो बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, यानी कि आयु का मापदंड क्या रखा गया है, 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। और वहां अगर उनके द्वारा अपराध किए जाते हैं, जिन्हें किशोर कहा जाता है, उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनके लिए किस प्रकार के अपराध और कौन सी सजा का प्रावधान है वो देखेंगे। अगर उस बच्चे के द्वारा छोटे अपराध किए जाते हैं, अपराध कैसे छोटे, तो उसे सजा का जो प्रावधान रहेगा वो रहेगा 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक की सजा। अगर अपराधों की श्रेणी देखें, गंभीर अपराध है, छोटे में 3, अगर अपराध गंभीर है तो उसे 3 से 7 वर्ष की सजा। और अगर जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध के लिए 7 वर्ष से अधिक की सजा। ये किशोर न्याय के संदर्भ में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए, उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों की कैटेगरी के अनुरूप। अगर साधारण अपराध है तो 3 वर्ष, अगर अपराध जो हैं वे थोड़े गंभीर हैं तो 3 से 7, और जघन्य अपराध है तो 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है। चलिएगा अब अगले अधिनियम की बात करूंगा, बाल श्रम निषेध अधिनियम। चलिएगा बाल श्रम निषेध अधिनियम, देखिएगा एक संवैधानिक अनुच्छेद भी है, अनुच्छेद 23 बाल श्रम को निषेध करता है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे बाल श्रम निषेध अधिनियम। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। अब इसके संदर्भ में एक और व्यवस्था बनाई गई थी सरकार द्वारा, अधिनियम बनाया गया था, जिसको हम देखते हैं किस नाम से जानते हैं, उस अधिनियम को जानते हैं कारखाना निषेध अधिनियम। कारखाना निषेध अधिनियम। और ये कब आया था, 1948 कारखाना निषेध अधिनियम। चलिएगा तो इसी क्रम में आगे बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या कहता है ये देखिएगा। यहां मैंने बात करी थी, इसमें एक संशोधन 2016 में हुआ और उसके बाद इसमें 2017 में भी संशोधन किया गया। 2016 के अंदर जो संशोधन हुए उसका बाद में आगे चल करके विरोध होता है और उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। वो क्या संशोधन रहे कि जो खतरनाक व्यवसाय है जिनकी संख्या 83 थी, खतरनाक व्यवसाय जो 83 संख्या थी उसको घटाकर कितनी कर दी गई, 3। यानी कि 80 ऐसे व्यवसाय जो खतरनाक माने जा रहे थे अभी उसको खतरनाक नहीं मान रहे, तो क्या होगा, बाल अधिकार से संबंधित जो कार्यकर्ता उनके द्वारा इसका विरोध होगा। और ऐसा ही विरोध करने वाले व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी विरोध करते हैं। किस चीज का विरोध करते हैं कि खतरनाक व्यवसाय जिनकी संख्या 83 थी उसको घटा करके कितनी कर दी, 3। तो विरोध करते हैं और इस 2016 के संशोधन का क्या हो जाता है, बहिष्कार हो जाता है। अब नया संशोधन आता है 2017 के अंदर, उसके अंदर क्या क्या व्यवस्था है उनको देख लेते हैं। 2017 ये कहती है कि जो बच्चा स्कूल जाता है, वो स्कूल से जब वापस घर आए और परिवार का कोई पारिवारिक उद्योग है तो उसके अंदर उसको कार्य के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन स्कूल आवर्स में नहीं, स्कूल के बाद, और वो भी मैक्सिमम 3 घंटे।
कैसे उद्योग में? पारिवारिक, यानी घर का उद्योग है, घर के सदस्य मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो पारिवारिक उद्योग में उसे लगाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 घंटे, वो भी स्कूल घंटे के बाद, स्कूल टाइम के बाद चलिएगा। उसके बाद में देखिएगा, चाहे घर का कार्य ही क्यों नहीं हो, लेकिन बच्चों की निजता और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक और संशोधन, शाम को 7 बजे से लगाकर प्रातः सुबह 8 बजे तक, चाहे वो पारिवारिक उद्योग ही है, उसे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ये समय उस बच्चे के सोने का है और उस बच्चे के सोने के इस समय को डिस्टर्ब न किया जाए। 2017 का संशोधन बाल निषेध अधिनियम 1986 के अंदर। उसके बाद में देखिएगा, कुछ बच्चे जो बाल कलाकार की श्रेणी में आते हैं, किसी विशेष कला के संदर्भ में, बाल कलाकार जो बच्चे हैं, उनको अगर कार्य करवाया जा रहा है तो प्रतिदिन मैक्सिमम 5 घंटे, पूरे दिन के अंदर, शिफ्ट में भी हो सकता है, लेकिन अगर लगातार कार्य कर रहे हैं तो 3 घंटे से अधिक नहीं। जो कलाकार बच्चे हैं उनके द्वारा ये कार्य लगातार किया जा सकता है, दिन में मैक्सिमम 3 घंटे, और पूरे दिन की बात करें तो मैक्सिमम 5 घंटे। और बच्चे अगर ऑडियो वीडियो कार्यक्रम से संबंधित हैं, ठीक है ना, आजकल तो बिल्कुल जमाना ही इसी तरह का चल रहा है, सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए, तो अगर बच्चा जो है वो अपनी सहमति दे, बच्चे की सहमति आवश्यक है, उसकी सहमति के बिना उसको नहीं करवाया जा सकता। कौन सा कार्य? ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ऑडियो वीडियो, या जिसको वर्चुअल भी कह सकते हैं, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भाग हेतु, भाग लेने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उस बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते आप ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में भाग लेने हेतु। ये 2017 का जो प्रावधान या संशोधन रहा, किसमें? बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अंदर। अब देखिएगा, कुछ छोटे से पॉइंट के द्वारा एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रावधान को समझाना चाहूंगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने काफी बार इस तरह के प्रावधान को नोटिस बोर्ड पे देखा होगा। अगर आप अस्पताल गए हैं, और विशेषकर वे अस्पताल जिनका संबंध प्रसूति से होता है, बिल्कुल जहां जिस हॉस्पिटल के अंदर गायनिक डॉक्टर होते हैं, गायनिक डिपार्टमेंट का जो हॉस्पिटल होता है, जहां प्रसव क्रिया करवाई जाती है, बच्चे का जन्म होता है, ऐसे अस्पतालों की बात कर रहा हूं। वहां पर निश्चित तौर पर आपने नोटिस बोर्ड, जहां क्या किया जाता है, एक व्यवस्था होती है ना, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य को देखा जाता है, उसकी धड़कन को महसूस, डॉक्टरी लैंग्वेज है, हम लोग उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ ये जिसको अपन साधारण शब्दों में कहते हैं सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कहते हैं, सोनोग्राफी साधारण भाषा में कहा जाता है, जिसके द्वारा बच्चे का विकास गर्भ में ही डॉक्टर द्वारा पता किया जाता है। शुरुआती दौर में इसका काफी मिसयूज हो रहा था। मिसयूज क्या हो रहा था? गर्भ में पल रहा है वो बच्चा है या बच्ची, ये पहले ही पता चल जाता था, जिसको हम कहते हैं लिंग परीक्षण। और गर्भ में अगर पलने वाला बच्चा है, बालक है, तो उसे रखा जाता है जन्म देने के लिए, और अगर वो बालिका होती है तो गर्भ में उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसको एक अपराध की श्रेणी में रखा गया, जिसको कहा जाता है कन्या भ्रूण हत्या। देखिएगा, वर्तमान में हम देखते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कि साहब उस अस्पताल के अगल बगल में या फला जगह में कचरे के ढेर में एक नवजात कन्या या शिशु, कन्या शिशु जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, ऐसी हमें मिली। ये घटनाएं क्यों बढ़ गई? क्योंकि साहब अस्पतालों को तो प्रतिबंधित कर दिया है एक अधिनियम के द्वारा, कि अगर आप लिप्त पाए गए उस भ्रूण के लिंग के परीक्षण में, तो माता पिता के साथ आप भी सजा के हकदार होंगे, और उनका तो, माता पिता को तो सजा जुर्माना जो होना होगा, आपका तो हॉस्पिटल सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो वहां ये घटनाएं ज्यादा देखने में अब सामने में आ रही है, क्योंकि लिंग परीक्षण तो हो ही नहीं पा रहा है जन्म से पूर्व, और जन्म लिया कैसा? हमारे तो 4 बच्चियां पहले से थी, हमें तो बच्चा चाहिए था। तो उस अवस्था में माता पिता द्वारा उस नवजात कन्या का त्याग कर दिया जाता है। ऐसी घटनाएं भी देखिए, आजकल का समय है, कल कुछ नहीं कह सकते, बहुत सी ऐसी घटनाएं जो मन को विचलित करती है, लेकिन वर्तमान समाज में व्याप्त है, देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो उसी संदर्भ में कन्या भ्रूण हत्या देखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या वर्तमान समय की ज्वलंत समस्या है। क्या समस्या है? कई समाज के अंदर युवा लोग घूम रहे हैं, नवयुवक, है ना, पुरुषों की बात कर रहा हूं, विवाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि साहब लड़की नहीं मिल रही। मिलेगी कैसे? क्योंकि आपकी नियत ही नहीं है लड़की जन्म ले। विवाह करने के लिए लड़की चाहिए,
जन्म लेने के लिए माता की आवश्यकता है, रक्षाबंधन आ रहा है तो हमको बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, लेकिन अगर संतान के रूप में पुत्री मिलती है तो उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे। जब पुत्रियों के जन्म को ही हम रोक देंगे तो ये समस्या तो आनी है। यानी कि मैं देखो ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सोशियोलॉजी सभी को कंबाइन करके मूल समस्या पर आपको ला रहा हूं कि कन्या भ्रूण हत्या वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है जो काफी सारी समस्याओं को जन्म दे रही है। चलेगा, इसके संदर्भ में भारतीय संसद ने क्या अधिनियम पारित किया उसे कहते हैं हम पीएनडीटी। फुल फॉर्म में नहीं जाएंगे, काफी अस्पतालों में देखा होगा। कानून 1994 का एक कानून है पीसीएनडीटी एक्ट, जो किस चीज को प्रतिबंधित करता है? कन्या भ्रूण हत्या को। और कन्या भ्रूण हत्या कब होगी? भ्रूण यानी गर्भ में है, हत्या कब होगी? अस्पतालों की मिलीभगत से। तो अस्पतालों को ही बॉन्ड कर दिया कि साहब आप अपने अस्पतालों में लिंग परीक्षण नहीं करेंगे। आप लोगों ने विजिट किया होगा जहां सोनोग्राफी होती है अस्पतालों के अंदर, तो बड़े बड़े शब्दों में सोनोग्राफी कक्ष के बाहर लिखा होता है कि हमारे इस संस्थान में जन्म पूर्व या भ्रूण के लिंग का परीक्षण नहीं किया जाता। और फिर एक्ट लिख दिया यहाँ पर कि साहब इस एक्ट के तहत भ्रूण का लिंग परीक्षण करवाना एक अपराध है और हम आपके साथ साथ हम भी इसमें लपेटे में आ जाएंगे। तो इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन पहले से लिखा रहता है। इंपॉर्टेंट यही रहेगा पीसीएनडीटी एक्ट 1994 जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया, और इसमें भी सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान। और सजा किस किस के लिए? यानी अभिभावक माता पिता के साथ साथ अस्पताल प्रशासन भी सजा का हकदार होगा, क्योंकि माता पिता थोड़ी करेंगे लिंग परीक्षण, वो तो अस्पताल की मिलीभगत के कारण ही संभव हो पाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इस पूरे वीडियो के अंदर हमने क्या देखा? बाल अधिकार, बाल संरक्षण की पृष्ठभूमि क्या रही विश्व स्तर पर, भारत में कैसे आया अस्तित्व में, फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग का गठन, अध्यक्ष कौन होता है, नियुक्ति कैसे होती है, सदस्य संख्या क्या है, 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य, फिर कुछ संवैधानिक प्रावधानों को देखा जिनकी व्यवस्था या उल्लेख संविधान के अंदर है, फिर संसद द्वारा अधिनियम बना करके कौन कौन सी व्यवस्था है बाल अधिकार और संरक्षण से संबंधित की गई। आशा करता हूं इस वीडियो के अंदर सारे फैक्ट लेकर के आया हूं और इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देखिएगा। निश्चित तौर पर ये एग्जाम के दृष्टिकोण से लिए आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। नया टॉपिक है, मान के चलिए 2 प्रश्न 3 प्रश्न इस टॉपिक से निकल करके आएंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जब हम मिल करके इस प्रकार का एक प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल आशा करता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मैं मनोज पवार इस वीडियो में आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।